हमारे सारे पुलिसकर्मी सब ने विगत 2 साल से ज़्यादा बहुत मेहनत की, पूरा हमें सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट के फलस्वरूप हम बहुत सारे जो पुलिस की बढ़ाई के या पुलिस को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, पुलिस में सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, वो सब चीज़ों में करने में सक्षम हो पाए हैं। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है नियुक्तियों की बात मैं करना चाहता हूँ। आप देखिए कि विगत 2 वर्षों में, सारा डेटा 2 वर्षों के आसपास का है, 4037 सब इंस्पेक्टर्स, 434 सार्जेंट, 109 स्टेनो ASI, 1639 ड्राइवर कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स 20,538, कुल 26,737 नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग रैंक्स में। ये जो नियुक्तियां हैं, इनकी वजह से हमारे जो बिहार पुलिस की स्ट्रेंथ 92,584 थी, वह बढ़कर 1,19,321 हो गई है। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कुल फोर्स में, अवेलेबल बल में 28,994, 24.29 जो प्रतिशत है वह महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी है, जो हमारे देश में हाईएस्ट है। और आने वाले समय में, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, ये संख्या जो है एब्सोल्यूट नंबर में भी ये देश में हाईएस्ट हो जाएगी। एक और काम जो हुआ है वो है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने में विलिंग लोग हैं हमारे, जैसे ASI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो जो सरकार का संकल्प निकला हुआ है उसमें कुछ लोगों की रैंक का जो है उल्लेख नहीं था, तो वो राज्य सरकार से अनुरोध करके उनका सबका उल्लेख कर दिया। अब ASI से लेकर और DSP तक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं और आज की तारीख में 140 सेवानिवृत्त जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। विगत 2 वर्षों में 131 पुलिस स्टेशन, 48 OP और 4 पुलिस लाइन को भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावे 221 थाने, 101 OP के भवनों के निर्माण की सहमति जो है, स्वीकृति सरकार के लेवल पर हो गई है। तो आने वाले समय में इन सब पे कंस्ट्रक्शन जो है वो होगा। उससे एक तो जो बढ़ती हुई पुलिस की आबादी है उसको एडजस्ट करने में, उसको अच्छे से रखने में सुविधा होगी और उसके साथ साथ उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। अच्छे मोराल से काम करेंगे तो यहाँ के नागरिकों को अच्छी से अच्छी पुलिस की सेवा दे पाएंगे। मार्च 2021 में BSAP एक्ट पास हुआ। 129 वर्षों के बाद वो एक्ट पास हुआ। जब वो एक्ट पास हुआ था तो कुछ भ्रांति की बात थी, लेकिन आज 1.5 साल पूरा होने के बाद मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ वो जो भी सोच विचार था बेबुनियाद था। हमारा एक्ट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। इस एक्ट के फलस्वरूप हमारे जो BSAP के पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको जॉब एवेन्यूज रिटायरमेंट के बाद भी और मिलेंगे, क्योंकि BSAP एक्ट के अंदर जो विशेष व्यवस्था कर रखी है, विनिर्दिष्ट जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, VIP इंस्टॉलेशन, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट है, महाबोधि टेम्पल है, तो उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो BSAP पर है और वो उसी एक्ट के अंतर्गत सारे काम होते हैं। इसके अलावे स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो 2 वाहिनियां हैं उसका सैंक्शन हो चुका था। उसमें एक वाहिनी में 625 पर्सनल ट्रेनिंग पूरी करके अपने काम पर लग गए हैं। तो ये जो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाहिनी जो है, ये हमारे और भी जो वाइटल इंस्टॉलेशन है जैसे बैंक्स हैं या इवन प्राइवेट जो सिक्योरिटी के कंसर्न है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, उनको भी जो है उनकी ज़रूरतों को वो पूरी कर पाएंगी। एक और मेडिकल रीइंबर्समेंट की बात है, क्योंकि उससे हमारे पुलिस के अफसरों, जवानों के साथ साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं।
तो वो सीमा रेखा पहले जो थी वो 5 लाख की थी डीजीपी को, आज वो बढ़ के जो है वो 10 लाख हो गई है। उससे रीइंबर्समेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो गया है और हमारे पुलिस के जो जवान हैं, पदाधिकारी और उनके जो परिवार हैं, उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी कदम है। पुलिस एक्ट का सेक्शन 10(1) उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। आप अवगति होंगे कि पिछले 3-4 वर्षों से जो इंटर रेंज ट्रांसफर्स वगैरह वो नहीं हो पा रहे थे, तो ये अमेंडमेंट होने के बाद और जो सरकार के स्तर अनुमति से जो कमेटी बन गई है वो कमेटी अब कार्यरत हो गई है। सबका टेन्योर फिक्स है अब, क्योंकि एक्ट के द्वारा टेन्योर फिक्स है, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब नहीं कोई निकाल सकता है। इसको नोट कर लीजिए, एक्ट में काम करवा दिया है ना, तो सबका टेन्योर फिक्स हो गया, तो सब बंद गए उससे। टेन्योर के अंदर ही सबको रहना है, उसके बाद सबको वहाँ से चला जाना है। और इसके अंदर वही कमेटी जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर जो ट्रांसफर्स करती है, उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है। बहुत सारे ट्रांसफर्स हुए मेडिकल ग्राउंड्स पर, बहुत सारे ट्रांसफर्स जो है वो सेवानिवृत्ति के आधार पर हुए हैं। एक ही कमेटी है तो वो अपने काम पे लग रही है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम जो है वो राज्य सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद हो पाया है। हमारा एसटीएफ है, तो एसटीएफ जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस के अंडर में काम करता है। लेकिन एसटीएफ का जो मैंडेट है वो जो हमारे देश में बाकी और ऑपरेशंस की फोर्स है या एसटीएफ की फोर्स है उससे भिन्न है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई खास काम के लिए बना हुआ है। हमारी जो एसटीएफ का जो मैंडेट है वो नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के उन्मूलन का भी उनको टारगेट है। तो इस टारगेट को पूरा और अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल इंटेलिजेंस विंग, जिसकी पार्ट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और पार्ट फाइनेंस हमारे सरकार की है, वो उसी के अंदर खोल दी है। अब उसका फ़ायदा क्या है, जिस प्रकार से तेलंगाना अब तो हो गया, उसके जो ग्रे हाउंड्स है ना वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसमें इंटेलिजेंस भी कलेक्ट करते हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन करते हैं। हमारी एसटीएफ इस मायने में उनसे बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके न केवल नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस जो है वो करते हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो क्रिमिनल लिप्त हैं, उन पर भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और वो काम करते हैं। ये एक और उपलब्धि है। थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी और क्राइम के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। विगत 2 वर्षों में सारे पर्व, सारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। ऐसे कई दृष्टांत सामने आए विगत 2 वर्षों में जो बहुत ही चैलेंजिंग थे। हमारे आसपास की स्टेट्स के अंदर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन हमारी पुलिस ने दिन रात की मेहनत करके राज्य सरकार के गाइडेंस में अपनी मेहनत से और अपने निष्पक्ष काम से हमारे राज्य में ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं दी। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है हमारी पुलिस का, ये उत्कृष्ट कार्य है। एनसीआरबी को आप जानते ही हैं, वो पूरे देश का डेटा रखती है, तो एनसीआरबी 21 का डेटा हमारे पास आया है। हल्की सी बस चर्चा ये करूँगा कि 2021 में विगत वर्षों की तुलना में हत्या, डकैती, गृहवेदन, फिरौती हेतु अपहरण, दहेज हत्या, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, अटेम्प्ट टू मर्डर की ऑल इंडिया रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है बिहार का। इसका मतलब जो ये हम सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ये एफर्ट्स के फलस्वरूप ये रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा इसके बाद अभी और भी करूंगा इसी को आगे जुड़ते हुए। 2022 में जो हमारे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य हेड्स में भी बिहार की रैंकिंग का इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि कुछ हेड्स के अंदर सुधार ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ हेड्स के अंदर सुधार का संकेत मिल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए 1001 पेट्रोलिंग बीट्स बनाए हैं और उसके अंदर 4115 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। और इसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे 1254 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया है, और जो जिनके कामों में कमी पाई गई, ऐसे 836 जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको दंडित किया गया है।
अब मैं आपको ना टोटल गिरफ्तारी राशि दे के एक जो है दे देता हूँ विगत 2 वर्षों की, वो बता रहा हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है विगत 2 वर्षों में कि पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो रिव्यू हुआ था वो मर्डर केसेस पे रिव्यू हुआ था। तो उस पर एक रणनीति बनाई गई और उस रणनीति के फलस्वरूप काम किया, और उस मर्डर हेड में हमारा डेली मॉनिटरिंग चलती है। 10,167 अरेस्ट हो चुके हैं और 1,984 मर्डर के अक्यूज सरेंडर किए हैं। और आप देख लीजिए, ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसका सीधा असर जो एनसीआरबी का डेटा मैं मर्डर का बता रहा हूं उस पर पड़ गया। तो हम जो भी बात करेंगे तथ्य के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर करेंगे, हम कोई वेग बात जो है वो करना नहीं चाहते। अब इसका और देखिए, इसका और असर क्या है वो मैं बताता हूं। कुल गिरफ्तारी 5,30,714 है। कुख्यात अपराध कर्मी जिसके अंदर 19,149 हैं। गिरफ्तार नक्सली की संख्या 482 है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में गिरफ्तारी 90 है। बरामद अवैध आर्म्स 8,988 है और मिनी गन फैक्ट्री जो है वो 109। जाली नोट 30,47,965 है। तो ये जो भी काम हुआ है इसका असर किस तरह से पुलिस के अन्य कामों पे पड़ता है उसका उदाहरण दे रहा हूं। इसका असर ये हुआ है कि वर्ष 2021 में हमारे कुल कांडों की रिपोर्टिंग 2,82,067 थी, जिसके विरुद्ध 2,98,831 कांडों का निष्पादन हुआ। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं यही ना कांडों के निष्पादन का रास्ता होती हैं। और 2022 में स्थिति और इम्प्रूव हो गई। 2022 अक्टूबर तक कुल दर्ज केस है वो 2,81,582 हैं, जिसके विरुद्ध 3,08,118 कांडों का निष्पादन हुआ है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये मैं सब चीज़ें जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंत में मैं आपको 2-3 आपके सामने सवाल रखूंगा, तो इसलिए ये चीज़ को मैं आपके सामने इस ढंग से रख रहा हूँ। अच्छा, इसको और कारगर बनाने के लिए हमने क्या किया? हम लोगों ने ऑपरेशन प्रहार चलाया। उस प्रहार ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 2 उसके जो है शीर्ष हैं। एक तो है 217 ALTF का गठन किया। उन 217 ALTF ने 81,808 गिरफ्तारी की और 23,10,842 लीटर शराब की बरामदगी की। वज्र की टीम बनाई गई, 92 वज्र की टीम है। उनके द्वारा जो कुल गिरफ्तारियां की गई 83,851 जो है की गई। 2,585 आर्म्स तथा 11,139 एम्युनिशन की भी बरामदगी हुई। ये मैं आपको इसलिए ये थोड़ा सा फर्क बताना चाह रहा हूँ। ये जो हमने खास व्यवस्था की उसकी गिरफ्तारी है, लेकिन कुल गिरफ्तारी देखिए क्या है। मद्य निषेध का बता रहा हूँ। कुल गिरफ्तारी जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट के लिए इसलिए कह रहा हूँ। कुल FIR हुआ 1,72,047। कुल शराब की बरामदगी 88,21,976 लीटर है। कुल अरेस्ट 2,57,362 है। आउटसाइड स्टेट के 4,968 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाहर की राज्यों के जो बड़े बड़े शराब सप्लायर हैं वो 130 गिरफ्तार हुए हैं। व्हीकल की बरामदगी जो है, सीज व्हीकल जो हैं वो 34,729 है और कन्विक्शंस जो हैं 771 है। एक अनुशासन की बात रहती है। हम लोगों की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो पदाधिकारी और जो कर्मी हैं वो अपना निष्ठापूर्वक ड्यूटी निभाने के क्रम में अगर उनसे कोई कमी भी रह जाती है, बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, तो हम उन पर जो है वो कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो कानूनी दृष्टिकोण से प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है वो हम प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जो हमारे पुलिस पदाधिकारी कर्मी गलत काम में रहते हैं, आपराधिक काम करते हैं या किसी भी तरह का ऐसा काम करते हैं जो अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर या मैन है, उसके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। उसका मैं आपको नमूना दे रहा हूं। 2020 में 201 लोगों को बर्खास्त किया गया। 2021 में 172 लोगों को बर्खास्त किया गया। 2022 में 206 लोगों को बर्खास्त नवंबर तक ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अंदर 8 इंस्पेक्टर है, 80 सब इंस्पेक्टर, 55 ASI, 22 हवलदार और 414 कांस्टेबल्स हैं। स्पोर्ट्स में भी हमारी कोई जो उपलब्धि है वो कम नहीं है। BSEF जो है वो हमारा स्पोर्ट्स और में पार्टिसिपेट करता है और हमारे आर्चरी में मेडल आए हैं,
हमारे जो अभी हाल में इक्वेस्ट्रियन मीट हुई है उसमें भी मेडल आए हैं। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का जो काम है वो भी हमारे यहाँ लगातार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हम लोगों का लगातार रिव्यू होता रहा है और उनसे बहुत ही बहुमूल्य गाइडलाइंस समय समय पर मिलती रही हैं। उससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी करने में, अपराध के उन्मूलन में बहुत सुधार जो है वो हुआ है। दो और महत्वपूर्ण काम हुए हैं जिसका जिक्र करना ज़रूरी है। दिनांक 6/7/22 को ERSS फेज़ 1 का इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और पब्लिक को डेडिकेट किया गया। ये यहाँ की आबादी के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी पुलिस की सर्विस है। फेज़ 2 में काम चल रहा है, वो काम भी जल्दी आपका हो जाएगा, तो यहाँ के नागरिकों को बहुत फ़ायदा होगा उसका। इसके अलावा दिनांक 16/11 को कुल 10,459 सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से करवाया गया। और इसका पर्पस समझिए, इसका पर्पस ये है, ये बताना कि बिहार का जो यूथ है उसको हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सिलेक्शन की उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जिस तरह ये 10,459 लोगों ने अपनी योग्यता के बूते पर अपनी नौकरी पाई है, उसी तरह से बाकी लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो उनको भी अच्छे से अच्छी नौकरी मिलेगी, उन सबका जीवन स्तर ऊंचा होगा। और ये जो हम लोगों का मॉडल था, इसका असर बिहार में जो हुआ वो मैंने बताया आपको। पूरे देश ने इसको एमुलेट किया है और जगह भी फिर इस तरह से जो नियुक्तियों की चर्चा जो है वो शुरू हुई और इसका अंतर्गत जो फायदा है वो हमारे बिहार के, हमारे देश के नागरिकों को, जो यूथ है उसको मिल रहा है। ये बहुत ही जो है वो खुशी की बात है। एक बस आपको आखिरी चीज़ और बताता हूँ। राज्य सरकार की पुलिस विभाग के प्रस्तावों पर हमेशा से कृपा बनी रही है और बहुत बड़ी संख्या में नए नए पदों का सृजन हुआ है। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे DSP का कैडर है, उस कैडर को पूरी तरह से जो है वो रिव्यू करके बदल दिया गया है। आज की तारीख में हमारे पास में 1049 DSP कैडर की स्ट्रेंथ हो गई है और इसी में कितने इसमें एडिशनल SP बनेंगे, कितने इसमें स्टाफ अफसर बनेंगे, कितने सीनियर DSP होंगे, ये सारा का सारा जो है वो अरेंजमेंट कर दिया गया है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे स्टाफ अफसर रैंक के लोग हैं जो DSP कैडर से आते हैं, वो कई जिलों में SP ग्रामीण का पद होल्ड करेंगे। ये बहुत अलग तरह से काम किया गया है। ऐसा काम पूरे मतलब देश में किसी और स्टेट में नहीं है। ये बहुत मेहनत से और जो है वो सरकार के स्तर पर जो डिस्कशन के बाद निर्णय हुआ, तो उनका भी मनोबल ऊंचा होगा और वो अच्छे से काम करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम में 405 पद का गठन हुआ है, यातायात के 16 पद का गठन हुआ है, SDRF का 393 पदों का गठन हुआ है और भी कई प्रपोजल जो है वो चल रहे हैं। जब वो एक्चुअली हो जाएगा तो आप सबको ज़रूर बता दिया जाएगा। अब मेरी 2-3 बातें आप सबसे मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो आप ज़रूर सुन लीजिए, फिर जैसा आप कहेंगे वैसे बात करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, छोड़ अभी रख दो, बाद में बात करते हैं। अच्छा निकल
एक जो हम लोगों ने बहुत ही काम को स्टैंडर्डाइज किया है वो है आप लोगों से इंटरेक्शन और आप लोगों को सूचना का प्रदान करना। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था इस तरह से बना ली है कि आपको डेली प्रेस का नोट जो है वो मिलता है। हेडक्वार्टर में जो पुलिस के प्रवक्ता हैं वो हफ्ते में 2 बार 3 बार ज़रूर आपसे रूबरू होकर सारी बातों की जानकारी देते हैं, जो भी उपलब्धि भी है और जो घटनाएं भी हुई हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर जो हमारे एसएसपीज और एसपी हैं वह भी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बातचीत करके और वहाँ पे जो उपलब्धि हुई है या जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं केवल अनुरोध कर सकता हूँ, ये अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए, हम कोई भी बात करने से पहले तथ्य पूरा उसका ठीक कर लें और उसके साथ साथ कोई भी बात अपनी जो कहने से पहले आंकड़ों पे बात करें। बिना आंकड़ों के या बिना तथ्यपूर्ण के कोई भी अगर हम बात करेंगे वो वेग रह जाएगी, उससे क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा। जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने उसका हल्का सा जिक्र करता हूँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइम्स बहुत बड़ा चैलेंज होगा, साइबर क्राइम्स बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन विमेन वो एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसमें किस तरह से अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो, तो जो साइंटिफिक एड्स कैसे इस्तेमाल करनी है उसकी भी पूरी व्यवस्था जो है वो हो रही है। बहुत सारे काम हो चुके हैं, कुछ काम जो है वो आने वाले समय में हो जाएंगे। हमारी एफएसएल की 3 अब तो रीजनल सेंटर्स बन गए हैं, पहले 1 था, अब 3 हो गई हैं। उसके अलावा हर रेंज पर भी बनाने की बात है, वो हम लोग कर रहे हैं। एक और चैलेंज जो आएगा वो आएगा पुलिस अफसर और जवानों की सोच विचार और उनके कंडक्ट के स्तर को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर उसको ऊंचा बनाना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो पुलिस के सामने है और आने वाले समय में रहेगा वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बहुत बड़ी संख्या में बहुत कम उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं वो गलत सलत हरकतों में रह रहे हैं, अपराध में भी कई लिप्त पाए गए हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, केवल पुलिस के लिए नहीं है, समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने मीडियम के माध्यम से सभी जो अभिभावक हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि ये उनकी भी जवाबदेही है जो है कि वो अपने बेटा बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार दें, समझाएं और उनको अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वह भी अपना इसमें सकारात्मक योगदान देते हैं, क्योंकि जो संस्कार मिलते हैं बच्चों को वो सबसे पहले परिवार से मिलते हैं और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन से मिलते हैं। बाकी भी मिलते हैं लेकिन वो अलग अलग ज़िंदगी के स्टेज पर मिलते हैं। ये दोनों बहुत बुनियादी चीज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और, हम कभी कभी देखते हैं कि पुलिसिंग को हम ना आइसोलेशन में देख रहे हैं। मतलब कि पुलिसिंग को आइसोलेशन देखने से तात्पर्य ये है कि किस तरह से कोई घटना हुई तो उसको बिल्कुल आइसोलेशन में देखा, उसके कॉजेज या क्या क्या है, उसके जो है कारण क्या है, वो उतना अच्छे से हम लोग नहीं देख रहे हैं। मेरा अनुरोध ये है कि पुलिसिंग को आइसोलेशन में ना देखकर हम उसको समेकित तौर पे देखें। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी समाज में अगर एजुकेशनल का स्तर अच्छा होगा, हेल्थ का स्तर अच्छा होगा, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी स्टेट की अच्छी होगी, तो इन सब चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव पुलिसिंग पर भी पड़ता है। लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होने से पुलिसिंग पर पड़ता है। तो ये समेकित चीज़ को देखें और सभी जो समाज के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, उन सबको सकारात्मक योगदान देने के लिए हम प्रेरित करें, ताकि जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं या गरीबी रेखा से रहने वाले लोग हैं उनकी बातों की सुनवाई या उनकी बातों के उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको भी डिबेट डिस्कशन में लाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी का डिबेट डिस्कशन के आधार पर ही सोल्यूशन निकालने की परंपरा है। उसको लाने से क्या होगा कि समाज के अंदर एका आएगा और समाज में इंक्लूसिव जो ग्रोथ होनी चाहिए या जो इंक्लूसिव पुलिसिंग होनी चाहिए वो करने में सबको फ़ायदा होगा। अंत में केवल 2 चीज़ जो है मैंने सोची आज। बहुत पढ़ाई लिखाई तो बहुत तरह की होती है, मैनेजमेंट गवर्नेंस की बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, कौन सी ऐसी बात 1 या 2 बात कही जाए जिसका असर लोगों की ज़िंदगी पर पड़े, उनके स्वभाव पे पड़े, सोच विचार पे पड़े, तो 2 चीज़ें मैंने आज सोची, वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़,
हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो दूसरे लोग आपके बारे में स्वयं सोच लेंगे, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, समाज बहुत अच्छा बनता है उससे। उदाहरण जापान का समाज है। और एक चीज़, मान सम्मान चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना सभी का दायित्व है। हमारे पुलिस में भी, चाहे वो कनीय पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी है या वो जवान है, मान सम्मान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मान सम्मान का प्रोटेक्शन करना इंडिविजुअल का भी कर्तव्य है और इंस्टीट्यूशन का भी और समाज का भी कर्तव्य है। ये मुझे आपको ब्रीफ करना था। अब आपको कोई मुझसे पूछना हो या कोई और बात है तो मैं आपके सामने हूँ, आप काइंडली बात। हाँ बताइए। हाँ हाँ जो सबसे बड़ा सवाल मुझे लगभग सभी ने पूछा कि जो लिक्विड पॉलिसी की जो विफलता है उसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो, पुलिस मिलकर काम नहीं करे तो ये कामयाब नहीं हो पाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने आपको डेटा दिया ना पूरा। लिकर का जो हमारा प्रोहिबिशन का जो एक्ट है उसको एनफोर्स करने के लिए मैंने पूरा आपको डेटा दिया, उसमें कोई कमी नहीं है। आप एक चीज़ को थोड़ा सा सोचिए इसके अंदर कि क्या परिवारों का इस चीज़ को या अपने लोगों को समझाने का कोई दायित्व नहीं है। मतलब हम बड़ा अफसोस होता है ये जब देखते हैं कोई जब घटना हो जाती है तो परिवार के लोग सामने आके कहते हैं कि हाँ साहब ये शराब पीने गया था, ये इसके साथ गया था। अरे जब वो शराब पीने गया तब क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता एज एनलाइटेंड सिटीजन्स? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी या एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी खत्म हुई, नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो भी हम कोई काम करेंगे, चाहे क्राइम का काम उन्मूलन का हो, चाहे लिकर पॉलिसी का एनफोर्समेंट हो, चाहे इलीगल सैंड माइनिंग का हो, चाहे इलीगल लैंड का हो, इसका जो दायरा है वो बहुत विशालकाय हो जाता है। तो इसमें जो है पुलिस के साथ साथ और लोगों को भी आगे आना होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मुझे पूरा भरोसा है तब कोई फिर जो है कमी नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इंटरनल जो मैकेनिज़्म है पुलिस का या हमारा इंटरनल जो विजिलेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए जो है वो है। हम अपने ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो हैं, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो जवान है, जिसकी भी ज़रा सी भी संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ हम डिसमिसल की कार्रवाई करते हैं। और अब बस एक चीज़ बोल, और बहुत जो एसएचओ है उसको बनाते ही नहीं है, 10 साल तक उसको डिबार कर देते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें पुलिस का क्या क्या रोल है वो मैंने आपको बताया। जहां मुझे जो लगा कि भाई इसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए, परिवारों का योगदान खास तौर से, वो मैंने हल्की से चर्चा की। हाँ, अब आप पूछिए। के मामले में पुलिस पे सवाल उठे, बताइए, उदाहरण दीजिए। हमने इसकी जांच जो है वो करवा ली है और अपनी जांच की रिपोर्ट वो लोगों ने बता भी दी है। पुलिस में जो भी जब्ती हुई थी, एक तो उसका रेगुलर जो डिस्ट्रक्शन है वो लगातार होता रहता है। आज की तारीख में 95% हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। लेकिन ये कहा गया कि भाई कोई स्पिरिट के कुछ जब्ती थी, उस बात को लेके जो बात हुई, तो हमारी जांच के अंदर किसी भी थाना से इस तरह की बात सामने नहीं आई है। बल्कि अगर आप याद करें कि उसकी जांच जो चल रही है, अभी भी चल रही है जांच, और जो आगे जांच चली है उसमें किस किस गांव में कहां से लोगों ने मंगा के बॉर्डरिंग एरिया से और उसका उपयोग किया है, वह बात भी सामने आ रही है। फिर भी आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलवा रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात आएगी हम लोग बिल्कुल छिपाएंगे नहीं और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नवादा मामला हो, धीरे धीरे का रोसड़ा मामला हो या दूसरे जो आईपीएस से जुड़े बड़े मामले, उसमें आपने कोई निर्णय नहीं लिया। कौन से मामले में नहीं लिया हमने? रोसड़ा का मामला हो, नवादा में अभी आपने अपनी बातों में कहा कि SC ST चुनौती है उसका। हाँ। बतौर DGP आपने वो फाइलों का निस्तारण नहीं किया, क्या मजबूरियां? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि पिछले 2 सालों में जितनी ज्यादा कार्रवाई IPS पर हुई है, आप मुझे इतिहास बता दीजिए, 20, 25, 30 साल का इतिहास बता दीजिए। तो आपका ये बात तो बेबुनियाद है। यही पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी क्योंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमें जो हमारे ही विभाग के ऐसे अफसरान जिन्होंने उसको
डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उससे उसको भी अपने मतलब मन में रखना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी इस पे जांच जो है वो चल रही है, और उस जांच के बाद जो भी चीज़ सामने आएगी वो हम उस पर अपनी कार्रवाई कर देंगे। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सर, आदित्य कुमार के मामले में आपकी पुलिस अब तक फेल है। उसमें आपके ऊपर के सवाल उठे थे, फेक कॉल के झांसे में आप भी आए थे। अभिषेक अग्रवाल जो है वो आपको भी गुमराह किया। नहीं, मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। आदित्य कुमार का मामला मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, इसके 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आज की तारीख में आदित्य कुमार पर 2 केस हैं। दोनों केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ट्रू हुआ है, सस्पेंडेड है वो आदमी, और उसको पकड़ धर करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी सहायता की है। जो पहली बात आप कह रहे हैं, गुमराह करने वाली बात जो बात है, इसको मैं पार्टली सही मान रहा हूँ। पार्टली मैं इसलिए सही पार्टली मान रहा हूँ कि हमारा जो भी निर्णय है, उस निर्णय की आप तारीखें चेक करके एक बार दोबारा मेरे पास आ जाना, आपको आंसर खुद मिल जाएगा। क्योंकि जब आप लोगों की जो विचार चलते हैं, उस विचार को कंटेस्ट करना पूरे ग्रुप के लिए, मतलब पूरे ग्रुप में जब विचार चलता है, मैं नहीं समझता उसका कोई फायदा होता है। लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ ना, आप डेट्स चेक कर लीजिए, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर चेक कर लीजिए, आप उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चेक कर लीजिए ना, वो तो चीज़ छुपी हुई नहीं है, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वतः मिल गया। और एक मिनट, अभी पूरी होने दो, पूरी होने दो ना, पूरी बात होने दो। देखिए, ऐसा है ना, हमारा फ़ोन पर बहुत कॉल आती रहती है, हम लोग बात सुनी और बहुत दिन तक हमने इग्नोर भी करके रखा। लेकिन जब एक ऐसी कद्दुका बात सामने आई, तब आप ये मत भूलिए कि उसको ट्रैप भी मैंने ही किया, FIR भी मैंने ही कराया कि नहीं कराया। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जहाँ तक पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर ने अपना जो प्रोफेशनल काम जैसा करना चाहिए था वह किया, उसमें कोई कमी जो है वो नहीं हुई। और दूसरा, उस आप ही के रिपोर्ट में मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा है कि, और मुझे भी जानकारी है, उसने तो बहुत लोगों को फ़ोन फान किया। तो एक मिनट, वाई ओनली पुलिस, वाई नॉट अदर ऑफिसर्स? ईमानदारी की बात भी तो होनी चाहिए ना। बस मैं इतनी बात कहूँगा, आगे चलिए। आप एक मिनट आपने दिया था आदित्य कुमार को, आपने अपने कलम से क्लीन चिट दिया। नहीं, किस चीज़ का क्लीन चिट? किस चीज़ का क्लीन चिट भाई? उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन चल ही रहा है उस मामले में, उसमें कोई क्लीन चिट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप उसको चेक कीजिए पहले। अगर हाई कोर्ट जो है किसी सेक्शन के बारे में कुछ टिप्पणी कर रहे हैं तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिए पहले, फिर दोबारा मुझसे बात करने आइए। ईओयू की जो FIR है हाँ। उस मामले में, उसमें इस बात का जिक्र है कि वो जो उनको इंफॉर्मेशन मिली है उस आधार पर वो FIR कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र है कि आपने भी एक शिकायत दी हुई है। तो ये क्या आपका ये कहना कि आपकी शिकायत पर FIR हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूं ना। देखिए सुनिए, मैं बहुत टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूंगा। आप किसी भी लॉयर से या किसी प्रोफेशनल आदमी से ये पता कर लीजिए कि सोर्स इंफॉर्मेशन जो है उसकी क्या कीमत है, और एक कोई जो एक आदमी अगर अपनी शिकायत लिख के दे रहा उसकी क्या कीमत है। इससे ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन DIG राजीव रंजन के मामले में तो CID ने ही अपनी रिपोर्ट में गिल्टी बताया था। नहीं, उसमें 4-5 चीज़ें हैं, आपको आधी बात पता है। मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूँ, मैं पूरे भरोसे से कह रहा हूँ कि उसके अंदर कई सारी चीज़ें थी। तो उन कई सारी चीज़ों के अंदर हमें जो चीज़ सामने आई है, तो हमने उस पर जो CID की रिपोर्ट है, क्योंकि किसी पे कार्रवाई करने से पहले शो कॉज कीजिएगा ना, शो कॉज के लिए लिखा हुआ है फाइल पे, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए। आदित्य कुमार के वकील ने सवाल उठाया कि DGP साहब के पास जब पहली बार कॉल आया, उनके पास हर तरह की एजेंसी थी, तो उन्होंने पहले बार या दूसरे कॉल में ही जांच क्यों नहीं कराई? मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको इसी बात को क्लैरिफाई करने की बात मैं कह रहा हूं। इस पर मैं बस इतना कहूंगा कि पहले जांच होने दीजिए ना। आप जितना सोच रहे हैं और आप जितना आपके जहन में बातें उससे और ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अभी इस पर और ज़्यादा बात नहीं कह सकता हूं। मैंने आपको डेट की बात बताई, सब कुछ कर लिया, आप चेक कर लीजिए। हम अपने क्रियाकलाप में पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहे हुए हैं, और आप जोड़ घटाओ आपका हक है, आप कर सकते हैं, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बात कह रहा हूं, एक डेट चेक कीजिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर चेक कीजिए, जो लिख के आया वो चेक कर लीजिए, डिपार्टमेंटल इलेक्शंस पे हो ही रहा है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने अभी नहीं कह सकता हूं, उसका इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, वो अपना बात सामने है। मैं कह रहा हूं, सोच के कह रहा हूं। एक मिनट। हाँ,
मुझे आई विल हैव टू चेक, लेकिन हमने जो हमारी ईओयू है उनकी ये मामला संज्ञान में है, और मैं ये अभी अंदाजे पर नहीं कहना चाहूँगा, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। हाँ, तो यूपी में और आरसीएन में दोनों में फर्क है ना भाई। नहीं, वो देखिए सुनिए, एक बात मैं कह दूं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको व्यापक अधिकार है, वो किसी की भी मदद ले सकती है, किसी से पूछताछ कर सकती है, किसी और एजेंसी की मदद ले सकती है, तो वो ले ले, उसमें कोई बात नहीं। पुलिस जब सड़क पे नशा करके बदतमीजी करे तो क्या करना चाहिए सर, बताइए। नहीं, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई इफ और बट है ही नहीं। थाना के अधिकारी भी वहाँ पर थे, पुलिस में थे, वो कर रहे थे नरसंडा के पास चंडी थाना। चलो वो एक अलग से हमें दे दीजिए, उसको भी देख लेंगे। जब मैंने इतना लंबा डेटा दे दिया है, अरे इतने सारे लोगों पे कार्रवाई का मैंने डेटा दिया ना आपको, तो उसमें अब कौन सा शक बच रहा है बताइए। हाँ, जो कार्रवाई हुई है एसएचओ लेवल पे हुई है, तो आखिर वहाँ के सुपरिटेंडेंट पे क्यों नहीं हो रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो कभी चौकीदार को, कभी थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो एसपी हैं या जो बड़ी पदाधिकारी हो, एक्साइज को हैं, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती। 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई, केवल 4 चौकीदार ही तो नहीं थे, एक ही मसरख थाना के अंतर्गत तो ये घटना नहीं हुई, ये 2-3 थानों पे तो कार्रवाई हुई है। हाँ, तो आखिर से जो उनके कप्तान है उन पे क्यों नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको वो खराब लग सकती है। मेरी बात सुन लीजिए आप। रजिस्ट्रेशन कार्यालय है ना हमारे बिहार का, उसके अंदर क्या क्या होता है किसको पता नहीं है। उसके एक एआईजी लेवल के आदमी जो है, उस पर डीए केस बना ना, अरे बोलिए ना, चुप क्यों है, बना ना केस, तो क्या उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है क्या। एक मिनट, अरे मुझे बात कहने दो यार, मुझे बात तो कहने दो यार। तो आपसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूं, आप भी सिलेक्टिव कभी कभी रहते हैं, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। और एक मिनट नहीं, अरे भाई एक मिनट रुकिए ना, अरे मेरी बात सुनिए ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ। अरे भाई मेरी बात सुनिए, नहीं, अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। मैंने 2 बातें कही, एक मैंने कहा कि भाई अभी इतनी कार्रवाई हुई, ये बात हुई। दूसरी बात मैंने उदाहरण दिया है, वो यथार्थ है, आपके कहने ना कहने से नहीं होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ तथ्य सामने रखा है। तीसरी बात मैं ये भी कह चुका हूं कि हमारी जांच पड़ताल चल रही है, और जो हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं। अरे जिसकी कोई लापरवाही या जिसका कोई कनाइवल सामने आएगा, हम लोग कार्रवाई कर देंगे। 2 साल से अधिक एक एसपी पे आपने कार्रवाई किया होगा शराब के मामले में, किसी जिले के पुलिस कप्तान को आपने निलंबित नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कार्रवाई का ब्यौरा दे दिया है, और एक मिनट, मैंने कार्रवाई का ब्यौरा दे दिया गया है, और बाकी इस पर मैं और कोई बात जो है और इसको ऐड करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये तो वाद विवाद का विषय हो गया ना, इससे इस पर बात नहीं और आगे हो सकती है। मैंने ब्यौरा पूरा दिया, कितने लोगों को हमने कार्रवाई की, चलिए हो गया। एक सवाल वापस से उसी एफआईआर पर। हाँ। मैं एफआईआर की मैंने कॉपी खोली हुई है। हाँ। आपने उस समय भी ये दावा किया था, आपने अभी भी ये दावा किया कि आपके प्रतिवेदन पर वो एफआईआर दर्ज हुई थी। इस एफआईआर की जो लाइन है वो साफ तौर पर ये लिखी हुई है। अरे मैंने कह दिया भाई आपको। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो फेक कॉल जा रही थी उसके रिगार्डिंग एक टीम का गठन कर दिया गया था। हाँ। और अगली लाइन है कि इस संबंध में आपका भी एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। हाँ, इसमें टाइमिंग का कहाँ हिसाब किताब है। था और है का मतलब अरे क्या भाई है? एक मिनट रुको, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए ना। ये जो भी कार्रवाई हुई है, जब मैंने कह दिया कि हम लोगों ने उसको जब ट्रैप करके और रिकॉर्डिंग करके, तो उसी वक्त हमने अपनी टीम का गठन कर दिया। तो अरे भाई मेरी बात सुनो ना, आप क्या समझ रहे हैं 5 मिनट में एफआईआर हो जाती है क्या? ऐसी बात मत कीजिए। मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि जो सोर्स इन्फॉर्मेशन है वो अलग तरह से बात करती है, और जो इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल देता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है कानून में। तो मैंने इतनी सी बात का फर्क करने की कोशिश की है। अगर जो है भाई जो सोर्स इन्फॉर्मेशन है वो एक अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है। मैंने कम से कम, क्योंकि जो मेरे सामने बात आई, मैंने अपनी बात लिख के बताया कि इस तरह की बात हो रही है। मैंने कौन सी चीज़ छुपाई इसके अंदर? वो दोनों बातें हैं। अब चलो हो गया, आप इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, चलिए। अरे इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सर इसके पहले गोपालगंज में भी हुई थी सर, हाँ। खजूर में ट्रेजेडी हुई, हाँ, एक मिनट। फिर मधेपुरा में हुई, समस्तीपुर हुई सर, उसके बाद फिर आज यहाँ हो गई है छपरा में। लेकिन सर सारे इतने बड़े बड़े ट्रेजेडी हुए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस मैं इसको आपको अलग, एक मिनट, मैं आपको अरे अलग से ब्यौरा दे दूंगा ना। अब 28 लोगों पे कार्रवाई हुई थी गोपालगंज में। पुलिस का इंटेलिजेंस फेल है,
या फिर पुलिस शराब नहीं रोक पा रही है, या उस ट्रेजेडी पे कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है सर आपकी जिसके आधार पर साहब, कार्रवाई हो सके? और ये ज्यादातर सर जो कांड हुए हैं वो आपके कार्यकाल में हुए हैं। अगर आपके पास डेटा हो तो 2016 से ठीक है यार, वो और उसमें 20 से 22 के उसमें डेटा उसमें जिनका अब मैं फिर कह रहा हूँ ना, अब मेरे पास हर चीज़ का डेटा नहीं, डेटा आप देख लेना, और अगर आपका परसेप्शन ये, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट, मुझे इनकी बात का उत्तर देने दीजिए ना। उसमें 28 लोगों पे कार्रवाई हुई थी। इंटेलिजेंस की बात जहाँ तक है वो भी सही है, कोशिश वो भी सही है, लेकिन जो मैंने